हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ पर हमें पढ़ना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और फिर उसके बाद हम उसके मतलब जो फंक्शनल है, फिजियोलॉजी है, एक तरह से उसे पढ़ेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद फाइनली हम पहुँचेंगे कहाँ पर, पार्ट्यूशन एंड लैक्टेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानें कि रिप्रोडक्शन है क्या और उससे क्या जो है फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन। इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच biological process by which new offspring are formed। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे नई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, रिप्रोडक्शन सभी में होता है। यानी कि वो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। तो पर्पस क्या है किसी भी मतलब प्लांट या ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, उसमें रिप्रोडक्शन का क्या पर्पस है, क्या फ़ायदा होता है रिप्रोडक्शन से। तो आइए देखते हैं। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला पर्पस क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। यानी कि अगर लगातार रिप्रोडक्शन होता रहे तो स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूटी जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। यानी कि स्पीशीज़ की जो कॉन्टिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक, यानी कि आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता जाएगा, स्पीशीज़ जो है वो उनकी जनरेशन या आप कह सकते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। नंबर 2 पॉइंट है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम और आप ये जानते हैं कि जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें पॉपुलेशन जो है एज के हिसाब से मौजूद होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें तो यंगर होंगे, एडल्ट होंगे और एज्ड होंगे, यानी कि ओल्ड होंगे। तो ये क्या मतलब कि रिप्रोडक्शन से आप किसी भी पॉपुलेशन के ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं कि वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता रहता है, लगातार कंटिन्यूटी रहती है, उसी तरह से ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आते रहते हैं। जैसे कि हम और आप ये जानते हैं कि पहले हमारे फोर फादर जो थे वो मंकी थे। मंकी यानी ये ओरेंगुटान, ये सब आप एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे उनमें डेवलपमेंट होता गया, यानी रिप्रोडक्शन करते गए, स्पीशीज़ उनकी आगे बढ़ती गई। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो डार्विन ने लिखी वो उसमें उन्होंने यही बताया है कि वेरिएशन होता रहता है। तो वेरिएशन का होना जो है वो रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस, लिख लें आप, पहले नोट करते जाइएगा, रिप्रोडक्शन introduces variation in organism।
यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन जो आता है वो रिप्रोडक्शन की वजह से आता है, ठीक। और लाइफ जो अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन की वजह से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है किस पर, अर्थ पर, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता रहेगा तो लाइफ जो है वो कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रहेगा, यानी मोर्टेलिटी और नेटेलिटी मेंटेन रहेगी, और वेरिएशंस भी होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हम लोग ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 गोनैड, नंबर 2 ग्लैंड्स, नंबर 3 एसेसरी डक्ट, और चौथा जो है आप कह सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे पेनिस कहा जाता है, ठीक है। तो पहले इसमें ये याद रखना ज़रूरी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस में आती हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो है गोनैड। गोनैड में टेस्टिस, जो कि किस में होगा, 1 पेयर में, 1 पेयर में। नंबर 2 ग्लैंड्स, और जानते हैं आप ग्लैंड्स कितनी हैं, 3 टाइप के ग्लैंड्स जो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होंगी। कौन कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 2 सेमाइनल वेसाइकल्स, सेमाइनल वेसाइकल्स, एंड नंबर 3 कॉपर्स। अभी हम लोग इसका फंक्शन जो है डिटेल में पढ़ेंगे, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम आज इसका सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में, और जितना आपके सिलेबस में है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिर्फ एक होगी, सिंगल, ये याद रखना है। सेमाइनल वेसाइकल्स 2 होंगी, और कॉपर्स ग्लैंड 2 होती हैं। कॉपर्स ग्लैंड को ही कहते हैं क्या, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये नोट करना है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक। और नंबर 3 पर आता है एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि गोनैड्स चाहे जो भी हो, इनकी ओरिजिन जो होती है मीजोडर्मल होती है, मीजोडर्म से बनी होती है। आप जान रहे हैं कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो स्ट्रक्चर बनता है वो इन्हीं तीनों लेयर से बनता है। तो टेस्टिस या ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों ही जो हैं क्या हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक। और गोनैड्स जो यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है, टेस्टिस, ये क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये याद रखना है आपको, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ग्लैंड्स में 3 टाइप की है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल्स एंड कॉपर्स ग्लैंड। एसेसरी डक्ट में अगर हम आ जाएं, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ कहीं पर भी डक्ट की बात हो तो हम उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जहाँ जहाँ पर भी डक्ट मौजूद होगी उसे वो जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा, जिसमें आते हैं रेटेटेस्टिस, हम लोग अभी पढ़ेंगे इसे, वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। वासा और वास एक ही है, ठीक है। एपिडिडाइमिस
एंड नंबर फोर्थ वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 मेन पार्ट हैं। और चौथा जो आप कह सकते हैं मेन ही है, खैर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है सिर्फ और सिर्फ क्या, पेनिस, जिसे हम कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, अब हम लोग ज़रा देखते हैं इस स्ट्रक्चर को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को। ठीक है, देखिए ये जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जिसे कहते हैं सिंपली तौर पर क्या, पेनिस। इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। इसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। ठीक, यूरेथ्रा को चारों तरफ से एक मस्कुलर लेयर कवर की होती है जिसे कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। और इस यूरेथ्रा और कॉर्पस कैवर्नोसम के बीच में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर इसको कवर करता है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि वैस्कुलर काफ़ी होता है, ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है। उस लेयर को, या आप कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसे क्या कहते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये ध्यान रखना है आपको, कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में क्या फ़र्क है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं मेल यूरेथ्रा, ये ओपन होता है। एक्चुअली ये ओपन, अभी हम थोड़ा सा इसे पीछे से चल रहे हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है साइड में, आउटसाइड द एब्डोमिनल बॉडी के, मतलब एब्डोमिन के बाहर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कहते हैं टेस्टिस। ये मैं इरेज कर रहा हूँ। इसे कहते हैं टेस्टिस, जो कि किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। टेस्टिस को चारों तरफ से कवर करके रखता है एक पाउच लाइक डीपली पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, डीपली पिगमेंटेड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं स्क्रोटम। ये जो स्क्रोटम है, यही स्क्रोटम है, ये याद रखिएगा आप, डीपली पिगमेंटेड स्ट्रक्चर स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर की तरफ एक मसल्स होती है जिसको कहते हैं डॉर्टॉस मसल्स। ये याद रखना है आपको कि डॉर्टॉस मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टेस्टिस जो है उसमें श्रिंकिंग एंड स्टिफनेस आती है। कब? इन द कोल्ड एंड हॉट, जब क्लाइमेट होता है, ठीक है। और इस स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है वो लोअर देन बॉडी टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर
जितना भी होगा उससे 2 से 2.5 यानी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस स्क्रोटम का टेम्परेचर ज़्यादा मतलब कम होता है बॉडी के टेम्परेचर से। और ये टेम्परेचर मेंटेन करता है डॉर्टोस मसल्स, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से स्क्रोटम में स्टिफनेस सी या शंकिंग होता है कोल्ड एंड क्लाइमेट मतलब कोल्ड एंड हॉट जब क्लाइमेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये याद रखना आपको, देखिए स्क्रोटम जो एक डीपली पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर का ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये कहलाता है टेस्टिस। ये क्या है, टेस्टिस। और टेस्टिस को स्क्रोटम से एक स्ट्रक्चर जोड़ कर रखता है, जिसकी वजह से टेस्टिस जो है वो ठहरा रहता है स्क्रोटम के अंदर। इसे कहते हैं गॉबर नेकुलम। गॉबर नेकुलम, इसे क्या कहते हैं, गॉबर नेकुलम। अब एक चीज़ और याद रखना है आपको कि टेस्टिस जो है ये कब फॉर्मेशन इसका होता है। यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि फीटस में जो टेस्टिस है, इन फीटस टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन, डेवलप इन एब्डोमेन। एब्डोमेन में टेस्टिस जो है वो डेवलप होता है फीटस में, लेकिन जब प्रेगनेंसी का 7 मंथ आता है, मतलब कि आप जानते हैं कि 9 मंथ्स में प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट होती है, तो जब 7 मंथ आता है तो ये जो टेस्टिस है वो आ जाता है कहाँ पर, स्क्रोटम में। टेस्टिस इंटर्स इन स्क्रोटम। टेस्टिस इंटर्स इन स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ इनग्विनल कैनाल। इनग्विनल कैनाल, ये आपको याद रखना है, विद द हेल्प ऑफ इनग्विनल कैनाल। इनग्विनल कैनाल के ही थ्रू टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में आता है। ठीक, अगर किसी वजह से इनग्विनल कैनाल रप्चर्ड हो जाए या टेयरिंग हो जाए तो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, काफ़ी बल्जिंग स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर बनता है, बल्जिंग स्ट्रक्चर, जिसे हम इस एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है इनग्विनल हर्निया। तो ये आप याद रखिएगा कि इनग्विनल हर्निया जो है वो किसकी वजह से होता है, जब इनग्विनल कैनाल किसी भी वजह से रप्चर्ड हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि टेस्टिस जो है इनग्विनल कैनाल से स्क्रोटम के अंदर आ रहा है। अगर इन केस ये नहीं आता है सॉरी ये नहीं आता है तो मेल जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम ऐसा कह दें कि इफ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड्स इन स्क्रोटम, तो एक डिजीज होती है जिसे क्या कहते हैं, क्रिप्टोचॉर्डिज्म। इस डिजीज को क्या कहते हैं, क्रिप्टोचॉर्डिज्म। और इस टाइप के मेल जो हैं वो क्या होते हैं, मेल हो गया मेल क्या कहलाते हैं, स्टेराइल। इस टाइप के मेल क्या कहलाएंगे, स्टेराइल, यानी कि वो जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन जब टेस्टिस आएगा ही नहीं तो फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीज़ को आप इन सब बातों को अभी नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट ऑफ कर दूँ।
ये आप देख रहे हैं टेस्टिस, और ये क्या है, स्क्रोटम। इसके साइड में पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। ये क्या कहलाता है, एपिडिडाइमिस। ये क्या कहलाएगा, एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, ये याद रखना है आपको। क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, हाईली क्वाइल्ड या लॉन्ग नैरो आप कह सकते हैं, लॉन्ग नैरो क्लोजली क्वाइल्ड, लॉन्ग नैरो क्लोजली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल। ठीक, इसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, पहला कॉपुट एपिडिडाइमिस, नंबर 2 कॉर्पस एपिडिडाइमिस, एंड नंबर 3 कॉर्डा एपिडिडाइमिस। जो सबसे नीचे की तरफ है ये कॉर्डा है, ये कॉर्पस है। अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बाद में पढ़ेंगे। इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल होते हैं जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसी के अंदर पाई जाती है सेमाइनल वेसाइकल्स। इसी सेमाइनल वेसाइकल्स में फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, और फिर यहाँ से ये सब कलेक्ट होते हैं एक जगह पर जिसे कहते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस वासा एफ्रेंशिया से ओपन होता है एपिडिडाइमिस में। पहले पहुंचता है कॉपर्ट एपिडिडाइमिस, फिर कॉर्पस, फिर कॉर्डा, और इस कॉर्डा एपिडिडाइमिस से ही निकलता है क्या, वास डिफरेंस। ये क्या है, वास डिफरेंस। तो ये याद रखना है आपको। अब पहले हम जिसको देख लेते हैं कॉपर्ट एपिडिडाइमिस को। इन विच वासा एफ्रेंशिया ओपन, इन विच वास एफ्रेंशिया ओपन। वासा एफ्रेंशिया इसी में ओपन होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में पाए जाएंगे सेमाइनल वेसाइकल्स। सेमाइनल वेसाइकल्स ओपन होती है एक गुच्छे टाइप स्ट्रक्चर में जिसे रेटेटेस्टिस कहते हैं। रेटेटेस्टिस खुलता है वासा एफ्रेंशिया में, और वासा एफ्रेंशिया ओपन होती है किसमें, कॉपर्ट एपिडिडाइमिस में। और कॉर्पस एपिडिडाइमिस जो है ये मिडिल पार्ट है, बीच का हिस्सा है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्पर्म जो है वो स्टोर रहता है। और कॉर्डा एपिडिडाइमिस जो है ये पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड, और जो जिससे अटैच होता है क्या, वास डिफरेंस। तो कॉपर्ट, कॉर्पस एंड कॉर्डा, ये 3 याद रखना आपको, कॉप, कॉर, कॉर्डा। ठीक है। अब इसको देखिए, आप ऊपर से नीचे अगर कैसे देखेंगे आप, तो आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से देख लीजिए। पी के बाद आर आता है, आर के बाद यू आता है, पी के बाद आर, आर के बाद यू आता है। तो इस चीज़ को आप अल्फ़ाबेटिकली देख लीजिए कि ऊपर से नीचे आने पर ये स्पेलिंग होती है और ये स्ट्रक्चर है, ताकि कहीं भूल ना जाए आप कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस। तो अब आप कहेंगे कॉपर्ट, कॉर्पस और कॉर्डा में कोई कॉपर्ट और कॉर्डा न लगा दें। ठीक है। अब यहाँ पर जानिए कि जो स्पर्म आकर एपिडिडाइमिस में कलेक्ट रहता है, इकट्ठा रहता है थोड़े टाइम के लिए, यहाँ पर स्पर्म जो है वो क्या गेन करता है, मोटिलिटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो एपिडिडाइमिस का ये है, स्टोर स्पर्म एंड स्पर्म गेन मोटिलिटी, मोटिलिटी। ठीक है। तो स्पर्म जो है यहाँ पर क्या, मोटिलिटी को गेन करता है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये स्ट्रक्चर है वैसे ये भी है, मैं इसे बना दूँ क्योंकि सेम ही है। तो ये ओपन होते हैं कहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये आता है स्ट्रक्चर ये, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं वास डिफरेंस ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा जो है एक कॉमन पैसेज है फॉर द मूवमेंट ऑफ या फॉर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेटर
आ रहा है किडनी से वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ओपन होती है कहाँ पर, इसी जगह पर ओपन होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिस जगह पर ये यूरिनरी ब्लैडर ओपन होती है वहीं पर मौजूद होता है एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है आपको याद रखना है कि ये सिंगल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल होगी, ठीक। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से वास डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ये आपको याद रखना है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स है, ठीक है। और इधर की तरफ एक बहुत ही छोटा मटर के दाने की तरह एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पर याद रखना है आपको कि वास डिफरेंस जो आ रही है वो जिस जगह पर ओपन हो रही है यूरेथ्रा में, वहीं पर यूरिनरी ब्लैडर से जो है वो आकर ओपन हो रहा है, क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि यूरेथ्रा में, ताकि यूरिन का भी पास हो सके और किसी भी एक टाइम में एक ही चीज़ पास होगी, या तो स्पर्म पास होगा या फिर यूरिन पास होगा। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि जब ओपन होता है पेनिस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो वहाँ पर मौजूद होता है सेमाइनल वेसिकल्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसे डिटेल में। फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके बाद काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है इन सारे स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं जितना आपके सिलेबस में है। देखिए नंबर 1 आता है वास डिफरेंस या वासा डिफरेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि वासा डिफरेंस कहाँ से इमर्जेस आउट होता है तो आप क्या बताएंगे, इमर्जेस मतलब निकलना, इमर्जेस फ्रॉम कॉर्डा एपिडिडाइमिस, कॉर्डा एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस जो है वो निकलता है एंड इंटर्स इन एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करता है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। अब एब्डोमिनल कैविटी में जब ये इंटर करेगा तो ज्वाइंट बाय द डक्ट, ये ज्वाइंट करता है, ज्वाइंट बाय द डक्ट, कौन सी डक्ट, सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल से ये जो है अटैच होता है, ठीक है। डक्ट ज्वाइंट बाय द डक्ट, बाय नहीं फ्रॉम द डक्ट मान लीजिए, फ्रॉम कह दे, फ्रॉम द डक्ट सेमाइनल वेसिकल्स एंड फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट एंड फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये याद रखना है आपको कि देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कॉर्डा एपिडिडाइमिस है, कॉर्डा एपिडिडाइमिस, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, वास डिफरेंस, और जहाँ पर ये ओपन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये आपको याद रखना है। अब यही इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके किससे अटैच हो जाता है, यूरेथ्रा से, ठीक है। अब आइए सेमाइनल वेसिकल्स देखते हैं हम लोग। पहले एसेसरी ग्लैंड देख लेते हैं डिटेल में नहीं, थोड़ा सा कि ये कौन कितना रिलीज़ करता है। एसेसरी डक्ट,
अभी मैंने बताया था आपको कि जहाँ कहीं पर भी डक्ट डक्ट इस्तेमाल हो रहा है शब्द, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये याद रखना आपको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल में सिर्फ टेस्टिस और ओवरी ही होते हैं। तो सेकेंडरी डक्ट, एसेसरी डक्ट में कौन से हैं? नंबर 1 सेमाइनल वेसाइकल्स, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड नंबर 3 कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकल्स जो सीमेन बनाता है वो कितना होगा? 60 से 70% सीमेन। ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन सेमाइनल वेसाइकल्स सिक्रीट करेगा, जो भी इसके जो है फ्लूइड मटेरियल होंगे। प्रोस्टेट सिंगल होगी 20 से 30% सीमेन, एंड कॉपर्स 2 होंगी, जो कितनी होंगी? 10 से 20%। 10 से 20%, 10 से 15% भी कहीं कहीं पर है, तो आप उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि सेमाइनल वेसाइकल्स, फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड, किसके हिसाब से? जो अपना सीमेंस को ये सिक्रीट कर रहे हैं। तो अब आइए हम देखते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स। प्रोड्यूस एल्केलाइन सिक्रीशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि ये एक एल्केलाइन सिक्रीशन को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस एल्केलाइन सिक्रीशन। एल्केलाइन सिक्रीशन को सेमाइनल वेसाइकल प्रोड्यूस करेगा, और इस सिक्रीशन में क्या क्या होगा? फ्रक्टोज, ये याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नंबर 2 प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड नंबर 3 क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये 3 चीज़ें सिक्रीशन में मौजूद होती हैं, ठीक है। फ्रक्टोज क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, इसका मेन काम क्या है? देखिए, जो सभी का नेचर क्या होगा? एल्केलाइन होगा, ये आपको याद रखना है। स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। और क्लॉटिंग फैक्टर क्या है कि जैसे ही सीमेन जो है, मतलब इजैकुलेशन हो जाता है, तो वो सीधे उसे क्या कर देता है? क्लॉट कर देता है, जमा देता है। यानी सीमेन कोएगुलेट आफ्टर इजैकुलेशन। सीमेन कोएगुलेट आफ्टर इजैकुलेशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि फ्रक्टोज का सिक्रीशन जो है वो सेमाइनल वेसाइकल्स, फ्रक्टोज जो मौजूद होता है वो सेमाइनल वेसाइकल्स के एल्केलाइन सिक्रीशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए, ये मैं एक तरह से लिखता जा रहा हूँ कि आपको ये एक तरह से नोट्स मिलती जाए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इसका हार्ड कॉपी भी निकलवा लेंगे तो भी चल जाएगा, या अगर आप नोट कर रहे हैं तो भी आप नोट करिएगा। आप 1-2 बार में वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना है? सिंगल इन नंबर 1 होगी, एंड सराउंड्स यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो चारों तरफ से क्या करती है? घेरी, कवर किए रहती है, ठीक है। प्रोड्यूस मिल्क
मिल्क आप एक तरह से कह सकते हैं कि वाइट कलर का क्योंकि होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मिल्क स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रीशन, मिल्क स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रीशन। अब यहाँ पर भी याद रखना है कि एल्कलाइन सिक्रीशन भी ये करता है, ठीक है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इनके सिक्रीशन में क्या क्या है? सिक्रीशन कंटेन्स, कौन सा सिक्रीशन है इसमें? नंबर 1 सिट्रिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेटेज। दो याद रखिएगा जो रेड कलर से लिख रहा हूँ, फॉस्फेटेज, सिट्रिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। अब देखिए सिट्रिक एसिड का क्या फंक्शन है, ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और एसिड फॉस्फेट का अगर मीडियम को एसिडिटी प्रोवाइड करता है। अगर इसका सिक्रीशन, इफ सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो होता है प्रोस्टेट कैंसर। अब एक चीज़ बताता हूँ, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जो मेल स्टूडेंट है यानी कि जो लड़के हैं, इस चीज़ को गौर करें कि अगर आपको यूरिन महसूस होता है तो ये ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारे जो हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं मेल जो यूरिन को पास आसानी से नहीं करते। आसानी से कहने का मतलब ये है कि जब यूरिन लगा तो वो रोक के रखते हैं, और अगर वो रोक के रखेंगे तो ज़्यादा देर तक तो प्रोस्टेट ग्लैंड पर ही असर पड़ता है, और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड पे असर पड़ा तो आपकी जो कह सकते हैं कि आगे की लाइफ है वो काफ़ी दिक्कत तलब हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर का भी एक रीज़न यही है, समझ गए आप? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आइए, प्रोस्टेट ग्लैंड भी हो गया। अब देखते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड। नंबर 3 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं, ये याद रखिएगा। नंबर याद रखिएगा, नंबर पे सवाल पूछ लिया गया तो फंस जाएंगे आप। सिक्रीशन एंड सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड, सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड। ये क्या करेगा? एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करता है, ठीक है। एंड म्यूकस, और म्यूकस को भी सिक्रीट करता है, जिसका मेन फंक्शन होता है, आप इस तरह से कह सकते हैं, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना एंड यूरेथ्रा। जो चिकनाहट है वो इसी की वजह से होती है काउपर्स ग्लैंड, या आप कह सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो सिक्रीशन है सेमाइनल प्लाज्मा, अब आप ये कंप्लीट हो गया है। जो पूरा सिक्रीशन है, आप कह सकते हैं ओवरऑल सिक्रीशन तीनों ग्लैंड से, ठीक है। इनमें जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है? फ्रक्टोज का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद है कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो ये याद रखना है आपको, सर्टेन एंजाइम। चलिए अब हम देखते हैं सीमेन क्या है। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। सीमेन जो है, जो भी सिक्रीशन आपने देखा पढ़ा, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड से, सेमाइनल वेसिकल से
और काउपर्स ग्लैंड से, सबके सिक्रीशन को मिला के स्पर्म अगर उसके साथ अटैच हो जा रहा है, स्पर्म भी मौजूद है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सीमेन। ठीक है, तो यहाँ पर सीमेन कहते हैं सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स प्लस काउपर्स ग्लैंड प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस स्पर्म तो ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, कंप्लीट, ये सब कहलाते हैं सीमेन। ये क्या कहलाएंगे, सीमेन। तो ये याद रखना है कि सिक्रीशन, सभी का सिक्रीशन ऑफ वेसिकल, सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड स्पर्म जो बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पर, टेस्टिस पे। ठीक है, पीएच जो है वो होता है 7.4। ठीक है, सीमेन का पीएच क्या है, 7.4, विच न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ, विच विजाइना की में जो एसिडिटी मीडियम है उसे न्यूट्रलाइज करता है, विच न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ विजाइना। ठीक, क्योंकि सभी के क्या है, एल्कलाइन सेक्रेशन है, तो ये जो है कंप्लीट होकर ये वेजाइना के सेक्रेशन को क्या, एसिडिटी मीडियम को ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि आसानी से स्पर्म जो है वो आगे की तरफ बढ़ सके। तो वन इजैकुलेशन की अगर हम बात करें, एक इजैकुलेशन में 2.5 से 4 ml सीमेन रिलीज होता है, 2.5 to 4 ml सीमेन रिलीज्ड, ये याद रखना है वन इजैकुलेशन में। और नंबर ऑफ स्पर्म, अगर हम वन इजैकुलेशन की बात करें तो नंबर ऑफ स्पर्म इन वन इजैकुलेशन कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट 200 मिलियन। तो ये याद रखना है आपको। ये हमारा जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और उसके एसेसरी ग्लैंड के फंक्शन के बारे में बात हो चुकी। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहिएगा और आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।